गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हमारे ऑटो एंसिलरी सीरीज़ के कुछ कंपनियों को ट्रैक करेंगे Q2 के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्वार्टर में भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो आप वहाँ से एक ब्रीफ बैकग्राउंड ले सकते हैं। अब अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो पहले तो देख लीजिए आप ऑटो सेक्टर में चल क्या रहा है और हमारा आगे जाते हुए ऑटो इंडस्ट्री हमें दिखती कैसी है। तो आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो ऑटो इंडस्ट्री में कितनी लो सिंगल डिजिट डिमांड रहती है इन जनरल, पिछले कुछ सालों से ऐसी चल रही है। अभी Q2 के एंड में क्या आया, जैसे GST कट हुआ है तो आपने देखा ये जो लोअर रेंज की गाड़ियां हैं और जो मिड रेंज की गाड़ियां हैं इनमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट्स मिला है। तो एक पूरे ऑटो सेक्टर में रिवाइवल की तरफ चल रहा है चीज़ें, है ना। और साथ ही साथ H2 तो आपका फेस्टिव्स रहता है, तो वहाँ पे भी आपको उसके कारण बूस्ट दिख रहा है। तो इसका इम्पैक्ट आपको कहाँ पे दिखा है? इसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे ना, जो ये CM रिपोर्ट होता है, जो इंडस्ट्री की लीडिंग बॉडी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सभी ट्रेंड्स में आप जितने भी देखेंगे ना, आपकी पैसेंजर व्हीकल्स देख लीजिए, आपकी कमर्शियल व्हीकल्स देखिए, या फिर जो आपका ये सब होता है ना, देखिए आपको बताता हूँ। जैसे तो पैसेंजर व्हीकल्स में लगभग 4% का ग्रोथ है, 2 व्हीलर्स में 11% का, 3 व्हीलर्स में 18% का, और कमर्शियल व्हीकल्स में 11% का ग्रोथ है। तो ये जो बूस्ट मिला है ना आपको, ये आपको अगेन ड्यू टू द GST कट्स इन चीज़ों के कारण मिला है, ठीक है। तो अब अगर आप सेक्टर को, अगर आप और चीज़ें देखिए सेक्टर में और क्या चल रही है, जैसे अभी देखिए आपका इंडिया में इन्फ्लेशन कम हो गया है, ठीक है। 2 व्हीलर्स की ग्रोथ कहाँ से आती है आपको? 2 व्हीलर्स की ग्रोथ आती है आपकी, जैसे जो आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमीज होती है उसका रिवाइवल होती है, तो वो आपके पूरे 2 व्हीलर्स की ग्रोथ को ड्राइव करता है, जैसे हीरो होंडा वगैरह हो गया, है ना। साथ में अभी जैसे आप देखिए जो आपके रेपो कट्स वगैरह हुए हैं, तो ये चीज़ें आपको पूरी ड्राइव करती है, ठीक है। अब अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो पूरा हमारा सेक्टर है, मतलब जिस तरह का इंडस्ट्री है, ये हमें कैसा दिख रहा है। आज आप देखते हो जितने भी ऑटो कंपनीज को देखते हो, तो प्रीमाइजेशन थीम के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। लोगों को सबको जो अंदर की इंटीरियर्स वगैरह है वो अच्छे चाहिए, एडास सिस्टम होता है ना वो चाहिए आपको, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह चाहिए होता है, अच्छे इंटीरियर्स होते हैं, आपकी जो डोर्स वगैरह होती है वो सारी चीज़ें अच्छी चाहिए। लाइट्स में LED लाइट्स वाला थीम चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऑटो सेक्टर है वो एक तरह से इवॉल्व कर रहा है। ऑल्दो आपको ऑन इंडस्ट्री बेसिस आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा, बट जो अंदर में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहाँ पे आपको काफ़ी ट्रेंड्स चेंज होते हुए दिखेंगे। तो ऐसे जैसे जैसे आप देखिए, आपको एस्थेटिक्स वगैरह पे भी लोगों की चॉइसेस रहती है ना। फिर आपको लोगों की चॉइसेस रहती है कि जो पूरा हमारे सिस्टम्स है वो सारे इंटरकनेक्टेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली चीज़ें की बात चलती है, ड्राइवरलेस कार्स होती है। फिर आप दूसरा देखेंगे जो एक नेशन की जो हमारी ग्रोथ चल रही है उसमें कैसे ट्रेंड चल रहा है, उसमें आप देखेंगे आपकी जो ग्रीन फ्यूल्स होती है, जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस वगैरह हो गया, CNG गैस हो गया। फिर जो एक बहुत बड़ा आपका थीम चल रहा है, ये आपका चल रहा है पूरा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाला, हाइड्रोजन फ्यूल्स और जो बैटरीज वगैरह वाली जो चीज़ चल रही है उसके बारे में चल रहा है। तो ये सारे ट्रेंड चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों से अब जो बेसिस अफेक्ट होता है, तो उसी में अगर आप देखेंगे जो एथर एनर्जी है वो आपकी एक आउटलायर ग्रोथ में दिखा रहा है वहाँ पे। सिमिलरली जब आप ऑटो कंपोनेंट्स वाले कंपनीज को देखते हो ना, ऑटो एंसिलरीज जितनी भी कंपनीज है, यहाँ पे वो बिजनेसेस जो अपने OEM के साथ काफ़ी अच्छे से लिंक्ड है, और उनके साथ वो Tier 3 से 2 से 1 और 0.5, कहने का मतलब क्या है, जो कोलैबोरेशन है उनका आपके OEM के साथ वो ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। उनके साथ आप काम करके ज़्यादा R&D वगैरह पे काम करोगे, है ना। मतलब प्रोडक्ट सिर्फ सप्लायर से रह के प्रोडक्ट मेकर्स, मतलब प्रोडक्ट इनोवेटर्स वगैरह जो आप बन जाओगे, उस तरह से जो कंपनी चल रही है वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखेगा। तो इस कंटेक्स्ट में हम लोग अब लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। अब लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज क्या करता है, तो इसके जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स है काफ़ी एक्साइटिंग प्रोडक्ट सेगमेंट्स है। अब देखिए इनका जो पहला प्रोडक्ट सेगमेंट सबसे ज़्यादा जो होता है आपकी एडवांस प्लास्टिक्स होते हैं। एडवांस प्लास्टिक्स क्या होता है, जो आपके ये देखिए ना, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आप जो कार्स वगैरह बनाते हो, तो आज के थीम में जो ट्रेंड चल रहा है आपको लाइट वेट चीज़ें चाहिए, है ना। तो जो आपकी चेसिस हो गया, या फिर जो आपके फ्यूल टैंक्स हो गया, पॉलीकार्बोनेट मटेरियल्स होता है, हमने बचपन में पढ़ा है, जो आपकी पॉलीमर्स वगैरह होते हैं, लाइट होते हैं, फायर रेजिस्टेंट होते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं आप एडवांस प्लास्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तो पहला सेगमेंट ये होता है। फिर आपका स्ट्रक्चर्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स बनाते हैं लोग, वो क्या होता है, आपके जैसे डोर्स वगैरह होगी ना, तो उसमें कैसा आपका स्ट्रक्चर्स होगा वो सारी चीज़ें बनाएंगे। फिर होता है तीसरा चीज़ इनका मेकाट्रॉनिक्स एक काफ़ी एक यूनिक फील्ड है, आप नाम से क्लियर कर सकते हैं। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो पढ़े होंगे उनको अच्छे से समझ में आएगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का कॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों यूज़ होता है, बिकॉज अभी जो ट्रेंड है वो आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली चीज़ है, ट्रेंड है।
है ना। जैसे आपके जो डैशबोर्ड लग गया है, डैशबोर्ड में सिर्फ आपको वो आपका मतलब स्पीड वगैरह ही नहीं चाहिए, सारे एक इंफोटेनमेंट सिस्टम की इनकॉर्पोरेशन हो गया, है ना। फिर जो आपके सेंसर्स वगैरह होते हैं वो कैसे जो ऑटोमेटिक विंडो ऊपर नीचे होगी वो वाली चीज़ हो गई, है ना। या फिर जो आपके पीछे एसी वगैरह वाली चीज़ रहती है, ये सारी चीज़ें आपकी मेकाट्रॉनिक्स में आ जाता है। फिर इसके अलावा आप देखेंगे तो एडवांस फ्यूल्स वाला जो सेगमेंट है मैंने आपको बोला, तो इन सभी चीज़ों से इनका रेवेन्यू सेगमेंट आता है। तो जो इनका अभी फ्यूचर का ऑर्डर बुक है और जो प्रेजेंट आपकी जो रेवेन्यू सेगमेंट है इस कंपनी की, वो ऑलमोस्ट इसी के आसपास ही चलती है। तो अगर जब आप देखेंगे एडवांस प्लास्टिक्स, तो लगभग इसका जो ऑर्डर बुक है सॉरी जो इनका पूरा रेवेन्यू सेगमेंट है, लगभग 52% का एडवांस प्लास्टिक्स से आता है, लगभग 18-20% आपका ये स्ट्रक्चर्स एंड कंट्रोल सिस्टम हो गया, बाकी फिर मेकाट्रॉनिक्स 61% है और एडवांस फ्यूल सभी कम है। अब यहाँ से कंपनी अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना चाहती है, इसको बताने से पहले आप इनके थोड़े अगर आप हिस्ट्री को देखोगे ना, तो आज जितनी भी आप जो वेल एस्टेब्लिश्ड ऑटो एंसिलरी कंपनीज है ना, आप देखेंगे इन सभी का जो कोलैबोरेशन है, आप देखिए ना पिछले 2-3-4 डिकेड से मारुति सुजुकी इंडिया में आई थी, तो एक तरह से क्या हुआ है ना, जैसे जैसे पूरा ऑटो सेक्टर इंडिया में आगे बढ़ा है, इन्होंने एक तरह से पूरे ऑटो एंसिलरी को ग्रो किया है एक तरह से ना, और ये जो सारी कंपनीज है ये इनके साथ ही ग्रो की हैं। तो आज के डेट में जब आप अगर लूमेक्स ऑटो या जो इसकी सिस्टर कंपनी है लूमेक्स इंडस्ट्रीज है जो एलईडी वगैरह बनाती है, उस कंपनी या इसको देखोगे तो दोनों के आप देखेंगे ना, इनका जो टाई अप्स है आपके जापानीज कंपनी से, कोरियन कंपनी से, एक स्टैनली है और एक एसएल करके जो दो कंपनी है, स्टैनली और एसएल कॉर्पोरेशन जो कोरिया वाली कंपनी है, इनके साथ इनका जो बहुत हिस्टोरिकल पार्टनरशिप रहा है, वहाँ से ये लोग सीखे हैं और उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करके इंडिया में प्रोडक्शन किया है। इसके अलावा लूमेक्स ऑटो के बहुत सारे सब्सिडरीज हैं, है ना। आपको अगर मैं कुछ नाम बताऊं तो मैनो है जो जापान का है, एफएई है स्पेन की है, योकोवा जापान की है, एल्प्स जापान का है, आईएसी जो इन्होंने अभी इंडिया में एक्वायर किया 100% एक्वायर की है, जो कि आपका ये महिंद्रा एंड महिंद्रा सॉरी मारुति सुजुकी के साथ काफ़ी उनका ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो इस तरह से काम करते हैं। अब ये सब्सिडरीज का काम क्या है, ये जो सब्सिडरीज है ना, आप देखेंगे सब के सब अलग अलग तरह से काम करते हैं। कुछ जैसे मान लीजिए आपके ये ब्रेक्स वगैरह में बनाने वाले सिस्टम में हो गए, कुछ एंटीनास बनाते हैं, कुछ सब्सिडरीज इनकी एडवांस प्लास्टिक्स वाली है ना, जो आई थिंक जापानीज वाला एक सब्सिडरी है इनका, कॉर्नेलिया करके कुछ नाम है उसका। फिर कुछ सब्सिडरीज जो है इनकी जो मेकाट्रॉनिक्स डिवीजन है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो सब जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी हाई मार्जिन होते हैं। फिर अगर आप इनका आईएसी वाला देखिए या फिर जो अभी ग्रीन फ्यूल वाला इन्होंने एक्वायर किया है, ये सारे आपके अल्टरनेट फ्यूल्स वाले सेगमेंट में है। तो एक तरह से क्या है, बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रहा है और अलग अलग हाई मार्जिन सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब तो ये सब बात हो गई। अब बिजनेस की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे ना, तो इनका एक है ये क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं, है ना, एक अपना टर्म जैसे आप देखते हैं ना, वो पोली कैब वाले भी ऐसे टर्म यूज़ करते हैं। तो ठीक है, वो ब्रिज की फुल फॉर्म तो जो होगी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी उसके बाद इनका जो विजन 2030 का टारगेट है उसमें 20-20-20-20 चार चीज़ें रखते हैं। 20% टॉप लाइन ग्रोथ, 20% का इनको एबिटा मार्जिन करना है, आरओसी 20% पे करना है, और जो इनके अल्टरनेट फ्यूल्स है ना, जो अभी पूरी ये जो नेचुरल गैस वगैरह वाली जो थीम चल रही है, अभी यूएस के साथ भी आपका टाई अप हुआ है कि यूएस से 10% हम नेचुरल गैस खरीदेंगे, बट वो ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो अल्टरनेट फ्यूल्स चल रहा है उस सेगमेंट में जाने की बात कर रहे हैं। बाकी उसमें आपके जो हाइड्रोजन फ्यूल्स वगैरह फ्यूचर में आती है तो वो सारे सेगमेंट चलेंगे। तो कंपनी उस तरफ बढ़ना चाहता है, तो ये कंपनी का एम है। अब जब आप सोचिए कि मैंने आपको बोला 20%, अगर ये इनका 2030 तक का CAGR है ना, मिड टर्म का टारगेट है, तो जनरली जब बेस छोटा होता है तो वहाँ पे कंपनी फास्टर पेस में ग्रो करेगा, और जैसे जैसे बेस बड़ा होता जाएगा वहाँ पे पेस इनकी डिक्रीमेंट होती जाएगी। तो अगर FY25 तक का एंड देखोगे ना, तो वहाँ पे इस कंपनी का जो CAGR है आई थिंक 27% CAGR पे चल रहे हैं, ठीक है। और इस साल भी इनका उससे बेटर ही करने का हाई प्रोबेबिलिटी है। जनरली जो इस कंपनी का गाइडेंस होता है वो 20 से 25% पे ग्रो करने का गाइडेंस होता है इस कंपनी का। और जो इसकी सिस्टर कंपनी है लूमेक्स इंडस्ट्रीज, उसका 20 से उसका आई थिंक थोड़ा कम रहता है, 5% कम रहता है। अभी देखिए GST कट्स हो गया है हमारे कंट्री में, तो उससे एक बूस्ट मिला है, तो कंपनी ने अपना गाइडेंस इंक्रीज किया है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अभी जो गाइडेंस है इनका अराउंड 25% पे इन्होंने गाइडेंस दिया है, और इन्होंने परफॉर्म कैसा किया है, अगर आप H1 देखोगे तो लगभग इनका मैं आपको बताता हूँ, H1 में इनका जो टॉप लाइन है वो 37% पे ग्रो किया है, ठीक है। और जो इनका बॉटम लाइन है, अगर एबिटा लेवल्स देखोगे, एबिटा लेवल्स भी लगभग 37% पे ग्रो किया है, H1 की बात कर रहा हूँ पूरा, और जो पैट है वो 41% पे ग्रो किया है। अब देखिए मैंने आपको बोला ये लोग टायर 1 और टायर 0.5 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्वार्टर 1 जो था वहाँ पे कुछ प्राइस रियलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ था इनका, है ना, कुछ प्रोडक्ट्स का। तो उसमें आप देखेंगे जो वहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया था पहले, तो वहाँ पे एबिटा मार्जिन तो कम दिखा था, लगभग 13 पॉइंट कुछ आया था, और इस क्वार्टर में देखेंगे तो वो वापस से सिंस वो प्राइस आ गया है, तो अगर मैं अगर आपको इनका एबिटा मार्जिन बताऊँ इस क्वार्टर में तो 14.7 है, जो कि
इनका FY25 में लगभग लगभग 14% के आसपास ही बेटा मार्जिन आया था। देखा जाए तो वो नंबर आपको ज़्यादा दिखेगा। तो आप इसको है ना पूरे H1 के बेसिस पे देखिए, क्योंकि जो कुछ शिफ्ट हुआ है ना H1 से लेके Q1 से लेके Q2 में, तो ये Q1 में 13.2 था और Q2 में 14.7 है, वो जंप दिखा है। तो इट्स बेटर टू लुक एट H1 बेसिस। तो वहाँ पे अगर आप EBITDA मार्जिन देखोगे तो लगभग 14% ही हुआ है। और अभी जैसे देखिए कंपनी जो है आपका, ये मैंने बताया बहुत सारा आपको मेकाट्रॉनिक्स वगैरह, एडवांस प्लास्टिक्स और जो बायोफ्यूल्स वगैरह में जा रही है। तो वो सभी जो प्रोडक्ट्स हैं आपके एडवांस प्लास्टिक्स भी, क्योंकि लाइट वेट होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके हाई मार्जिन वाला बिजनेस है ना। तो जैसे जैसे इनके हाई मार्जिन वाले बिजनेस बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके EBITDA मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो मार्जिन्स इंप्रूव होने की चांसेस है। तो वो वाली चीज़ हो गई। ओके, अब इनका अगर मैं आपको ये देखना है ना कि फ्यूचर में कैसा इनका ऑर्डर बुक रहेगा, अगर मैं इनका ऑर्डर बुक के वगैरह के बारे में कुछ बात करूँ आपसे, तो जो इनका जो ऑर्डर बुक है वो भी आपका मोर और लेस आपके ये जो जैसे इनके रेवेन्यू है ना उसकी तरफ से चलता है। तो एडवांस प्लास्टिक पे लगभग लगभग 50% का है, और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो मेकाट्रॉनिक्स है ना वो 27% पे है। अब देखिए कहने का मतलब अभी जो मेकाट्रॉनिक्स कंट्रीब्यूट करता है कितना करता है, वो आई थिंक अराउंड कितना करता है 6% पे करता है, और आगे जाके जो इनकी ऑर्डर बुक है वो लगभग 27% मेकाट्रॉनिक्स पे है। तो कहने का मतलब है आगे जाके जो प्रोडक्ट मिक्स होना है वो आपका एक हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ेगा। सिमिलरली अल्टरनेट फ्यूल्स जो है ना, अभी देखेंगे कितना है, लगभग 5-6% के आसपास है ना, वो उसका भी जो ऑर्डर बुक में जो पूरा है इनका शेयर वो भी 15% पे है। तो देखिए आप जो एडवांस प्लास्टिक्स और जो अल्टरनेट फ्यूल्स वाले जो चीज़ें जो कि बहुत ही हाई मार्जिन है, मतलब 17-18% लगभग उनका मार्जिन रहता है, तो वो जो दोनों हैं वो आपको ड्राइव करेगा जो फ्यूचर में इनका मार्जिन एक्सपेंशन होगा। तो उस तरह से आपको देखना है। ओके, ये तो हमने कुछ बात कर ली, प्रीमाइजेशन थीम चल रहा है। ओके, गाइडेंस वगैरह के बारे में बात कर ली। अभी देखिए दो चीज़ें ये बिजनेस और कर रहा है। जब आप ऑटो एंसिलरी इस तरह की कंपनीज को देखते हो ना, तो लूमेक्स ऑटो जो है, और भी कुछ कंपनी जैसे एसजे एंटरप्राइज भी है, तो ये सारी जो कंपनीज है ना, ये आपकी प्योर प्ले ऐसा नहीं है जो एक कॉमोडिटी बना रहा है, ये थोड़ा थोड़ा उसमें R&D भी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंपनीज के लिए अपने इनोवेशन सेंटर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने एक बैंगलोर में अपना आई थिंक साइट नाम से किया है, कोई जो भी नाम है उसका, है ना, कोई हब है इनका फॉर इनोवेशन सेंटर करके। तो वो बेसिकली क्या है, उस उस जगह में बैंगलोर में इनका कोई वहाँ पे वो नहीं होना है, मतलब कुछ प्रोडक्ट नहीं बनना है, वहाँ पे जो एम्प्लॉई स्ट्रेंथ होगी बहुत ही कम होगी। तो बेसिकली क्या है, वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे इनके मैकाट्रॉनिक्स एडवांस डिवीजन हो गया, जो बाकी जितने भी सेगमेंट्स हैं वहाँ के पीपल आएंगे, और वहाँ पे एक तरह से रिसर्च होगा और नए नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है उसके बारे में काम होगा। दूसरा, इन्होंने चाइना में भी अपना एक ऑफिस सॉर्ट ऑफ खोला है। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से वो जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, सिंस चाइना ऑटो सेक्टर में पूरी एक लीडिंग प्लेयर है पूरे वर्ल्ड स्टेज में, तो वहाँ से जो ट्रेंड्स होंगे उसको क्विकली कैप्चर करना है, उसको कैसे अपने प्रोडक्ट्स में लेके जाना है, कैसे अपने OEM के साथ कोलैबोरेट करके उसके लिए प्रोडक्ट्स बनाना है। तो ये सारा जो चीज़ काम करना है, ये आपके चाइना वाले फैसिलिटी और जो इनका बैंगलोर वाला है ना साइट, मतलब जो शिफ्ट स्कीम है, तो उसके वाया काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी देखिए। और एक और जो, जैसे मैंने आपको बहुत सारा बताया कि ऑटो सेक्टर कैसे आगे बढ़ रही है, इसमें एक और चीज़ है ना, लोकलाइजेशन थीम चल रही है, जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत वाले जो कॉन्सेप्ट्स है, इसका जो ट्रेंड है ना ये आपको हर सेक्टर में दिखेगा। तो अभी देखिए, जैसे मैंने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था आपसे, सोना कॉमस्टार डिस्कस किया था, तो सोना कॉमस्टार में आपने देखा कि रेयर अर्थ मिनरल्स का कितना सारा इशू है, सेमीकंडक्टर्स का बहुत सारा इशू होता है। तो आप देखिए बहुत सारी जो हमारे कंपनी है, केन्स टेक हो गया, आपका सिरमा टेक हो गया, है ना, कहने का मतलब ये है, डिक्सन टेक हो गया, तो ये सारी जो कंपनीज है ये सब आपके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाने में काम करता है। तो इंडिया में सरफेस माउंटिंग असेंबलीज बनेगी और साथ में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनने वाली बात है। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से लोकलाइजेशन एफर्ट्स है, और ये सारी चीज़ें जो हमारे देश में जो सेमीकंडक्टर की जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो ये जो कंपनी है ना, अभी देखिए आपने ये देखा है, जैसे आप टेस्ला के जितने भी कार्स वगैरह होते हैं वो आपके पूरे ऑटोमेटेड कार्स होते हैं। चीज़ें ऑटोमेटिक क्यों होती हैं, ऑटोमेशन अगर आपको करना है तो कहीं ना कहीं उसका जो रास्ता है ना आपका सेमीकंडक्टर्स पे आके रुकता है, और सेमीकंडक्टर्स रुकेगा तो आपको वहाँ पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर पूरा असेंबलिंग करना पड़ेगा, डायोड्स वगैरह जिसमें रेजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, उस सारी चीज़ों को लगाना पड़ेगा। तो कंपनी कहता है इनकी जो केपेक्स प्लान्स है धीरे धीरे लोकलाइजेशन एफर्ट्स की तरफ चल रहे हैं। तो ये जो लोकलाइजेशन एफर्ट होगा इससे क्या होगा, इससे भी एक तरह से आपकी जो मार्जिन है उसमें इंक्रीमेंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप बाहर से सामान नहीं मंगाओगे, तो इनका जो है ना उसमें भी ये जो कुछ है ना सरफेस माउंटिंग असेंबलीज और जो आपके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स है वो बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। अभी देखिए इनका जो चकन में एक फैसिलिटी भी आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो इनकी जितनी भी मेकाट्रॉनिक्स वाले जो डिविजन्स है ना और जो इनकी इमर्जिंग बिजनेसेस है, IAC और जो ग्रीन फ्यूल वाला चीज़ है, ये सारी चीज़ें आके वहाँ पे काम करेंगे। तो एक तरह से एक लोकल एक जगह मिल जाएगा जहाँ पे क्लोज कोलैबोरेशन हो पाएगी सभी चीज़ों के बीच में, है ना।
तो उस तरह से काम करने की बात है। ओके, इसके अलावा भी इनका एक और सेगमेंट है आफ्टर मार्केट। मैंने आपको एडवांस प्लास्टिक्स, स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स, अल्टरनेट फ्यूल्स, मेकाट्रॉनिक्स और फिर आफ्टर मार्केट। आफ्टर मार्केट क्या है? आफ्टर मार्केट में बेसिकली कंपोनेंट्स बिकते हैं ना, जो भी ये लोग प्रोडक्ट्स बनाया, कोई मशीन, कोई आपकी व्हीकल खराब होती होगी तो आपको उसे कंपोनेंट्स चाहिए होते होंगे ना, जो आप ये डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आते हो गाड़ी वगैरह ठीक कराने, तो आफ्टर मार्केट है। तो आफ्टर मार्केट अगर आप देखोगे ना, जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, मोर इस तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे, तो जो उनके जो न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कोई ब्रेक्स वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका भी कैसा है, या फिर जो विंडोज़ है, या फिर जो मेकाट्रॉनिक्स के कुछ कंपोनेंट्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं लगेंगी आपको। तो एक तरह से क्या होगा, एक नया ट्रेंड ऑफ आफ्टर मार्केट मिलेगा। तो अगर मैं आपको आफ्टर मार्केट बताऊँ, तो कंपनी भी उस तरफ भी आगे बढ़ रहा है, तो उसमें भी कंपनी का है ना काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। जैसे इस ईयर में अगर आप देखेंगे ना, तो इनका FY25 में लगभग 6 से 7% पे ग्रो किया था। FY26 इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 14 से 15% देख रहे हैं, और जब जब ये ईयर एंड करेंगे ना, तो लगभग 15 से 20% पे देखेंगे। और इनका टारगेट है कि आफ्टर मार्केट में भी लगभग ये लोग 20% CAGR पे ग्रो करे, जो कि अगेन इन लाइन विद जो इनका ये जो गाइडेंस है ना, कौन सा गाइडेंस है इनका, ब्रिज वाला जो गाइडेंस है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और वहीं पे अगर आप देखेंगे जो इंडस्ट्री है आफ्टर मार्केट में वो लगभग 8 से 9% पे ग्रो करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब हम लोग क्या बात करें, अब अगर आप देखेंगे ना, तो इनका जो IAC वाला रेवेन्यू है उसका महिंद्रा एंड महिंद्रा से आता है। उसमें H1 में ये लोगों ने 20% पे ग्रो किया है, सॉरी 20% बोल रहा हूँ, H1 में इन्होंने 40% पे ग्रो किया है, जो सब्सिडरी है इनकी। बट लेकिन जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे ये लोग बोलते हैं लगभग 20% पे ग्रो करेंगे, क्योंकि इनको H1 में लास्ट ईयर में कुछ टूलिंग रेवेन्यू वगैरह वगैरह भी आया था, तो वो वाली चीज़ है। तो ये सारा चीज़ हो गया इस कंपनी के बारे में। और अगर मैं आपको कुछ इनके सब्सिडरीज वगैरह के बारे में, मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर ही ली। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है रेयर अर्थ मिनरल वाला चीज़। रेयर अर्थ के बारे में अगर आपको समझना है और क्या इशूज चल रहे हैं, तो आप बेस्ट कंपनी है सोना कॉमस्टार को आप देखिए, आपको पूरा ऑटो सेक्टर और जो रेयर अर्थ वाले जो चीज़ें चल रही है वहाँ से क्या इशूज चलेगा उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। अब इस कंपनी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ समझना। तो आप देखिए, रेयर अर्थ चाइना ने पूरा US पे बैन लगाया था, बट इंडिया से तो अभी बातें हो गई हैं, तो रेयर अर्थ वाला चीज़ें सॉल्व हो गया है। बट अभी सेक्टर क्या कर रहा है उस चीज़ में, चलिए लूमेक्स ऑटो के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो इनके जो प्रोडक्ट्स है ना, द कोर BEV है ना, जो पूरी कोर जैसे गियर ट्रेंस वगैरह होता है, आपके सोना कॉमस्टार क्या बनाता है, वो डिफरेंशियल गियर बनाता है ना, जैसे चक्के जो होते हैं ऐसे से मूव करते हैं, मतलब एक पहले आगे बढ़ेगा फिर दूसरा वाला पीछे आएगा, तो उस चीज़ में ये कंपनी नहीं है, तो एक तो वहाँ से इनको अफेक्ट नहीं होता है। फिर इनका एक जो सब्सिडरी है ना, जापानीज सब्सिडरी, आई थिंक एल्प्स नाम है उसका, तो वो जो है ना, वो डाइवर्सिफाइड है सब्सिडरी, यू कैन चेक एग्जैक्टली कौन सा वाला है, बहुत सारे सब्सिडरीज है। तो वो क्या है, वो उसकी रिसोर्सिंग आपकी चाइना वो जापान से होती है, तो जापान वालों ने उन्होंने ऑलरेडी उसके बारे में टेक केयर किया है, तो कंपनी को उस रेयर अर्थ वाले से उतना इशू नहीं है। और बाकी तो इनको देखिए रहे, इनका जो एक लार्ज चंक ऑफ एडवांस प्लास्टिक और मेकाट्रॉनिक्स पे आता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो लोग नॉन फेराइट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। नॉन फेराइट्स क्या है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए सस्ता वर्जन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स है, ठीक है। तो उस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है, बट अगेन उसकी इफिकेसी कितनी है, किस तरह से उसका परफॉर्मेंस रहेगा, वो देखने वाली बात है। उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग सोना कॉमस्टार से आएगा, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये चीज़ है अभी, और तो कुछ है क्या इस कंपनी के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। अभी अगर आप देखेंगे ना, हाँ, साथ ही साथ जब इनका ग्रोथ है ना, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे, एक तो ये लोग अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ काम करते हैं, जो कि अराउंड 10-15% के बीच में रहेगा, और जो एक्स्ट्रा ग्रोथ आएगा वो आपका इनऑर्गेनिक ग्रोथ से आएगा। तो जितने भी मैंने आपको कंपनीज बताया, जैसे अभी ग्रीन फ्यूल्स और IAC वाला एक्विजिशन इन्होंने किया है, तो उससे भी एक तरह से इनऑर्गेनिक ग्रोथ ही है वो। इसके अलावा कंपनी का कैश फ्लोज अच्छा है, तो ROC प्रोफाइल पे भी 20% आने की बात करते हैं। और अभी जो इनका ये लोग जो अपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ में देख रहे हैं ना, ये लोग आपका इसमें देख रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बात किया, सारे डिवाइसेस का इंटरलिंक होना चाहिए कार्स के अंदर। अब तो पूरा जो आपका पीछे की लाइट्स वगैरह हो गई, गाड़ी के जो इंटीरियर लाइट्स हो गया, AC कंट्रोल्स हो गए, तो उसके लिए इनको एक सॉफ्टवेयर वाली कंपनी के भी तरफ देख रहे हैं। तो उस तरह से ये लोग सॉफ्टवेयर में किस तरह का एक्विजिशन होगा उसके तरफ ये लोग सोच रहे हैं। और इसके अलावा अभी तो ठीक है। और फाइनली अगर आप इनके वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में बात करोगे ना, तो मार्जिन हमने लगभग 14% पे देख ही लिया है, तो उसके बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे 14% ही लेते हैं, ऑल तो इनका मार्जिन एक्सपांड होगा, बट ठीक है, ऑन अ कंजर्वेटिव साइड भी देखिए। तो और साथ ही साथ टॉप लाइन में इन्होंने 25% बोला है। H1 में तो ऑलरेडी इन्होंने 37% पे ग्रो किया है, और H2 तो ऑफकोर्स सबका हैवी होता है, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी वो लोग अपने टॉप लाइन पे भी बीट करेंगे, बट लेट्स टेक अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ 25% ओनली। उस पर आप इनका पैट निकालिए, तो लास्ट ईयर आई थिंक कितना आया था, 230 या 250 के बीच में पैट था, एग्जैक्ट पैट आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है कि इस साल जो पैट है लगभग 300 करोड़ तो आराम से ये लोग करेंगे। तो उस पर आप निकालेंगे, अगर इनका ईयरली इंक्रीमेंट, ईयरली ग्रोथ देखेंगे, तो लगभग 40% के आसपास इनका टॉप लाइन ग्रोथ तो आता ही आता है ना। और उस पर आप इनका फॉरवर्ड पे निकालेंगे, लगभग 30 से 35% के 30 से 35 के बीच में रहता है। तो अगेन
जैसे आप ये देखते हो ना कि काफ़ी सारी कंपनी रिजल्ट आने के बाद और सस्ती हो जाती है, मतलब वैल्यूएशंस वाइज, तो वो वाला चीज़ है। और कंपनी क्या है, कंसिस्टेंटली काफ़ी सारे क्वार्टर से परफॉर्म करते आ रहा है, 7-8 क्वार्टर्स देखेंगे। तो दिस वाज एक लुमेक्स ऑटो टेक के बारे में था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कंपनी काम करता है। अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग। थैंक यू वेरी मच।